ये आ रहा नहीं, ये प्रॉक्सी ऐसे लिखा दे गर्द की तरफ से। चलें ठीक है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ये जो है वो डुअल बेसिस के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा-सा मैं रिकॉल कर दूँ तो डुअल बेसिस क्या थी? हमने ये कहा था कि आपके पास जो वेक्टर स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस हो, तो उस वेक्टर स्पेस के ऊपर जो लीनियर फंक्शनल्स हैं, तो सेट ऑफ लीनियर फंक्शनल जो हैं वो एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। एंड व्हाट इज लीनियर फंक्शनल? लीनियर फंक्शनल इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V टू द फील्ड F। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शनल है। उन लीनियर फंक्शनल का सेट जो है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है, और उस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो वही होती है जो कि डुअल स्पेस की डायमेंशन है, द ओरिजिनल वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द बेसिस ऑफ द डुअल स्पेस। तो डुअल स्पेस की जो बेसिस है उसके लिए हमने ये जो है देखा था कि जो हमारे पास डुअल बेसिस है, ये डुअल बेसिस जो है उसको निकालने का ये तरीका है कि अगर आपके पास वी आईज बेसिस हो और एफ आईज जो है वो वी डैश की बेसिस है, तो एफ आईज को निकालने का तरीका क्या है कि आप उन बेसिस एलिमेंट के ऊपर इनका इमेज निकाल लें। ठीक है, वी आईज में एलिमेंट फंक्शंस हैं, तो आपने उनका इमेज निकालना है। तो एफ आई ऑफ वी जे इज इक्वल टू 1 अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल है, अदरवाइज 0 है। ठीक है, तो ये मैंने कल भी खैर आपसे ये डिस्कस किया था कि जब आप फंक्शन जो होता है जब आप डिफाइन करते हैं वो कहाँ से कहाँ होता है, वो v से लेके मतलब एक सेट जो पे ऊपर जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो कब होता है? जब उसके हर एलिमेंट के लिए आप उसे डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि ये बेसिस है वी आईज, तो इस वजह से इतना काफी है कि आप बेसिस एलिमेंट के ऊपर बता दें कि फंक्शन का इमेज क्या है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप आर स्क्वायर में है तो आर स्क्वायर में बेसिस जो है वो 1 0 और 0 1 है। तो आप अगर सिर्फ ये बता दें कि 1 0 का इमेज क्या है और 0 1 का इमेज क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि ये जो फंक्शन है f, उसका इमेज 1 0 के ऊपर 1 है और 0 1 के ऊपर 0 है। अब कोई भी एलिमेंट अगर आप आर स्क्वायर में लेंगे, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जो है वो 1 0 और 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और 1 0 का इमेज आपको पता है, 0 1 का भी इमेज पता है, तो अब आप हर एलिमेंट का इमेज निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का बताएं, सिर्फ बेसिस एलिमेंट का ही बताते हैं। इस वजह से यहाँ पर भी हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं या प्रूफ करते हैं दो फंक्शन इक्वल है, तो हर पॉइंट के लिए नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं सिर्फ इतना काफी है कि बेसिस के एलिमेंट के ऊपर दोनों फंक्शन जो है वो इक्वल है। अगर दोनों फंक्शन इक्वल होंगे तो इट मीन के हर एलिमेंट के लिए इक्वल है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है ना आप सबको कि ये हमने लास्ट टाइम भी जब प्रूफ कर रहे थे, तो दो फंक्शन इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट के ऊपर वो दोनों इक्वल हो, हर पॉइंट ऑफ डोमेन। तो लेकिन फर्दर उसके लिए क्या है, उसके लिए ये काफी है कि आप ये प्रूव कर दें कि बेसिस के एलिमेंट के लिए दोनों फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये मैंने दोबारा से मैंने कहा आपको क्लैरिफाई कर दूं चीजें। तो अब हम जो है ये जो बेसिस है इनको हम डुअल बेसिस कहते हैं, और ये एक एग्जांपल है, को नजर आ रही होगी। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये हमारे पास V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। V जो है वो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस है। वेक्टर स्पेस में क्या है? पोलिनोमियल फंक्शंस है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच हैव डिग्री लेस देन इक्वल टू 2।
तो वेक्टर स्पेस हमारे पास कौन सी है जिसमें सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 2 के, ठीक है, डिग्री 2 या डिग्री 2 से लेस। तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल की फॉर्म किस तरह की होती है, वो उसे हम कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स जो है वो a0 प्लस a1 x प्लस a x स्क्वायर, इस फॉर्म के आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो ये असल में हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस जो है इसमें वेक्टर स्पेस जो है वो उसमें पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स किस तरह के हैं कि उनकी डिग्री जो है वो लेस देन और ये रियल पॉलिनोमियल्स है। रियल पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट रियल नंबर है। तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल इस तरह, इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस में इस तरह के पॉलिनोमियल्स हैं। और ये जो ए आईज हैं, a0, a1, a2, दिस इज ऑल रियल नंबर्स। तो ये पहले देख लें कि वेक्टर स्पेस किस तरह से है। वेक्टर स्पेस में एलिमेंट ये है आपके पास। इसी तरह से ये अंडर, यहाँ पर जाहिर है अंडर एडिशन जो है, ये जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, कोई से दो पॉलिनोमियल्स को जब आप ऐड करते हैं, यहाँ पे कोई से दो पॉलिनोमियल लेंगे से कि एक पी ऑफ एक्स ले लिया और दूसरा पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स ले लिया, तो उनको ऐड करने का तरीका क्या है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दे। सपोज क्यू ऑफ एक्स जो है वो b0 प्लस b1 x प्लस b2 x स्क्वायर है, तो आप जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलहदा से ऐड कर लेंगे, और इसी तरीके से जो कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म है x की उसको अलहदा से ऐड कर दे, और इस तरीके से एडिशन डिफाइन है। और इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन जो है, जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, तो ये जो स्केलर है ये भी मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हम ऐसा करते रहते हैं पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन, अंडर दीज बाइनरी ऑपरेशन ये वेक्टर स्पेस बना रहा है। अच्छा, ये जो वेक्टर स्पेस है इसको अब ये वेक्टर स्पेस में आप देख लें कि पॉलिनोमियल, अब देखें अगर आप यहाँ पर इसमें ये जरूरी है कि ये सारे कोएफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए। ये अगर आपके पास a0 और a1 जो है वो जीरो हो जाए तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर टर्म, तो ये सारे के सारे अब ये इनकी वैल्यूज बदलते जाए, आपके पास पॉलिनोमियल जनरेट होते जाएंगे। तो ये इन्फिनिट वेक्टर स्पेस है, इसमें आप देखें इन्फिनिट मैनी एलिमेंट है। क्या कोई आप में से बता सकता है इसकी बेसिस क्या है? डायमेंशन इसकी है 3, तो बेसिस भी 3 होंगी। हाँ, बेसिस जो होती है क्या होती है? डायमेंशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो ये नेचुरल बेसिस है इसकी, एक्स जीरो कांस्टेंट टर्म, एक्स रेज टू पावर 1, एक्स रेज टू पावर 2। तो हर पॉलिनोमियल डिग्री 2 का उसे इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और आप देखें नजर आ रहा हो लिखा जा सकता है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी। तो इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो 3 है, ठीक है। और इन जनरल अगर ये पॉलिनोमियल यहाँ पर मैं n कर दूंगा तो ये डायमेंशन n+1। तो वेक्टर स्पेस आपको क्लियर होगी। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि आपके पास जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अब आपके पास t1, t2, t3 be 3 distinct real numbers and let li from v to f be such that li of p of x is equal to p of ti। तो ये आपने तीन फंक्शन डिफाइन किए, ठीक है। t1, t2, t3 आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, और तीन आपने फंक्शंस जो हैं लीनियर, ये फंक्शंस आपने डिफाइन किए हैं। किस तरह से कि जिस पॉलिनोमियल के ऊपर भी आप उसे ऑपरेट करेंगे तो वो प्रोसेस, वो तरीका आपको बताया गया कि आपने उसमें x की जगह ti रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर p ऑफ x जो है उसे हम ले ले x स्क्वायर सपोज,
ठीक है, तो एल आई ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी एफ टी आई। ठीक है, पी एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो डिफाइन हुआ। तो और ये जो है आपने ये शो करना है, अगेन मैं यहाँ पर आपको दोबारा से ये तो जितनी पावर एक्स की होगी टी की भी उतनी होगी इसमें। हाँ जी, तो जितनी पावर एक्स की होगी टी की भी उतनी होगी। नहीं अब देखें ये एल आई जो है ना, ये आपके पास v से f तक फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई पोलिनोमियल होगा तो ये पी एफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल है ना? जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सपोज के वो इस तरह से ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, तो ये अब डिफाइन किस तरह से किया गया है, एल आई एफ पी एक्स। ये गिवन हमें हमारे पास ये कोई 3 रियल नंबर्स गिवन है, रियल जी नंबर। सर। तो कैसे करेंगे, ये जो आपके पास फंक्शन है इसमें वैल्यू पुट कर, ए जीरो एक्स की वैल्यू पुट कर दे। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर आप एल वन डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे टी वन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से एल टू क्या है, वो आपके पास ए जीरो प्लस ए वन टी टू आ जाएगा, ये टी वन है। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी टी वन है, और इसी तरह से ये आपके पास ए टू टी टू स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से एल थ्री एफ पी एफ एक्स जो है, दिस विल बी ए जीरो प्लस ए वन टी एफ थ्री प्लस ए टू टी थ्री स्क्वायर। अब देखिए ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, ये देखना फंक्शन कहां से कहां तक है, एल वी से एफ, एफ क्या है आपके केस में आर है। तो जैसे आप अगर टी वन जो है उसको आप 2 रख ले, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, तो ये एक रियल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए जीरो की वैल्यू भी जाहिर है गिवन है, पॉलिनोमियल है, उसमें ए जीरो ए वन ए टू जो होते हैं ये कोएफिशिएंट होते हैं। अब आप जब आपने x की कोई वैल्यू पुट कर दी, से कि रियल नंबर 1 है, तो टी तो ये इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, एक रियल नंबर आ जाएगा। तो ये जो 3 फंक्शन है ये हमने डिफाइन कर दिए। तो वो कहता है कि ये जो तीनों फंक्शंस हैं, दिस विल बी द बेसिस, इज द बेसिस ऑफ वी डैश। और ये जो अब देखें, ये जो आपके पास वी डैश में, पहले तो ये आपने देखना है ना कि ये वी डैश के एलिमेंट है। ठीक है, तो आपने पहले एक चीज क्या देखनी है, ये प्रूव करना है कि ये जो सारे हैं एल आई आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर तो कोई नहीं कहीं लिखा हुआ, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो दिस इंप्लाइज कि एल आई जो है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, दिस विल बिलोंग्स टू वी डैश। उसके बाद आपने इसे प्रूव करना है कि ये बेसिस है। ठीक है, तो बेसिस को प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और इसी तरह से जो है ये स्पैनिंग सेट भी है। तो ये देन प्रूव दैट एल आई जो है वो बेसिस है। तो ये जो प्रोसेस, ये चीज जो है ये तो बड़ी सिंपल है, आप ये प्रूव कर देंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करनी है। आप कोई से दो पॉलिनोमियल ने पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसको प्रूव कर दे कि वो एडिटिव भी है, और उसमें से स्केलर को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अगर समझ आ गया हो, तो उसके बाद जो है, खैर अब हम एग्जाम्पल की तरफ वापस जाते हैं और उसको देखते हैं। तो ये हमने पहले स्टेप में ये शो करना है, तो उसके लिए क्या, अब देखें यहाँ पर पहले उसने प्रूव किया हुआ है कि ये जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी कि आप उसे एडिटिव प्रूफ करते हैं। तो आपने दो पॉलिनोमियल लिए, पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स। ठीक है, तो
ये दिस विल बी इक्वल टू एल आई एफ आर ऑफ एक्स। जब आप दो पोलिनोमियल्स को ऐड करेंगे तो एक और पोलिनोमियल आएगा, उस पोलिनोमियल का नाम आपने आर एक्स रख दिया। तो बाय डेफिनेशन एल आई जब आप इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स की जगह आप टी आई रिप्लेस कर देते हैं। अगर फंक्शन L1 है तो यहाँ पे T1 आ जाएगा, फंक्शन L2 है तो यहाँ पे T2 आ जाएगा, और L3 है तो यहाँ पे T3 आ जाएगा। और R ऑफ टी आई क्या है, अगेन वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। R ऑफ एक्स किसके इक्वल था, P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा P ऑफ टी आई प्लस Q ऑफ टी आई, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में ये एडिटिव है। और उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप उसको कि ये स्केलर से इसे मल्टीप्लाई करें इस पोलिनोमियल को, और अगेन जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टिंग पोलिनोमियल है उसका नाम Q ऑफ एक्स रखते हैं। एल आई को अप्लाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू Q ऑफ टी आई, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एल आई बिलोंग्स टू वी हैट, यहाँ पे इन्होंने हैट लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये क्योंकि ये तीनों फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो पहली चीज हमने प्रूव कर दी कि ये जो है वो वी डैश के या वी हैट के एलिमेंट है, डुअल स्पेस के ये एलिमेंट। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसे हमने बेसिस प्रूफ करना है। तो बेसिस के लिए क्या प्रूफ करेंगे कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ये सेट है आपके पास L1 L2 L3, ये तीन फंक्शन है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे, आप इन सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और उसे इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो है वो रियल नंबर्स हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, और अप्लाई इट ऑन पोलिनोमियल 1। अब देखिए आपने इसको सॉल्व करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की असल में आपने वैल्यूज निकालनी है, और अगर तो वो तीनों वैल्यूज 0 के इक्वल हैं तो फिर आप कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो है तो फिर आप कह देंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 जो है ये तीन वैल्यूज हैं, इनको निकालने के लिए आपको तीन इक्वेशन चाहिए। तो वो इक्वेशन हम बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, अगेन ये इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक फंक्शन है, अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 प्लस अल्फा 3 L3, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, और जीरो मीन जीरो फंक्शन है। तो ये दो फंक्शन इक्वल है। तो दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब वो हर एलिमेंट के लिए उनका इमेज इक्वल हो। और क्योंकि वी आई की बेसिस क्या है, 1x और x स्क्वायर, इसका मतलब है ये दोनों जो है फंक्शन इन 1x और x स्क्वायर के भी लिए भी इनका इमेज इक्वल है। तो अब हमने दोनों साइड्स पे 1 का इमेज लिया, 1 से का इमेज लेंगे तो आपके पास पहली इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद दोनों साइड्स पे x का इमेज लें, x का इमेज जब लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, अल्फा 1 L1 ऑफ x1। ठीक है, तो और L1 ऑफ x किसके इक्वल है, T1 के इक्वल। उसके बाद इसी तरह से अल्फा 2 L2 ऑफ t किसके इक्वल है, T2 के। इसी तरह अल्फा 3 L3 ऑफ t किसके, L3 ऑफ x किसके इक्वल है, T3 के। वैल्यूज रिप्लेस कर दी। उसके बाद आप इसे अप्लाई करें एक्स स्क्वायर पे। जब आपने एक्स स्क्वायर पे अप्लाई किया तो अल्फा 1 L1 ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल है, T1 स्क्वायर के इक्वल। क्योंकि ये हमने कहा हुआ है ना कि L1 क्या करता है, जो भी पोलिनोमियल होगा उसमें x की वैल्यूज T1 से रिप्लेस कर देगा। तो अब हमारे पास P ऑफ x जो है, पहले आपने 1 लेना है, फिर x लेना है, फिर x स्क्वायर लेना है। तो ये तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इन तीनों इक्वेशन से आपने अल्फा आईज की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा आईज आपके अननोन्स है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले। तो ये आपके पास अननोन्स हैं और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट हमने क्या कहा हुआ है कि कब जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, जब आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास वेक्टर मैट्रिक्स है ए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा। तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। शुरू में हमने कहा हुआ है
कि T1 T2 जो है ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है। जब डिस्टिंक्ट है तो जाहिर है ये जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस वजह से डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जीरो। तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। तो वेक्टर्स को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ किया है, तो उसके लिए हमने इस लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू जीरो किया है और 3 इक्वेशंस बनाई हैं, और इन तीनों इक्वेशन से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज प्रूफ की हैं कि वो जीरो के इक्वल है। एनी क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये इसका मतलब ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली नो सर, इंडिपेंडेंट। क्लियर। तो दूसरा स्टेप क्या है कि अब क्योंकि ये हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जब आपको डायमेंशन का पता हो तो हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बेसिस बनाता है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि V की डायमेंशन क्या है, V की डायमेंशन क्या है, 3 है। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये शुरू में मैंने आपको बताया कि V जो है वो क्या है, वो वेक्टर स्पेस है ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन Yes, इक्वल sir. टू 2, और उसकी डायमेंशन 3 है, और V की और उसकी डुअल स्पेस की डायमेंशन सेम होती है। तो डायमेंशन नोन है तो हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बेसिस बनाए, तो ये हमारे पास बेसिस होगा। तो ये पहला स्टेप जो है वो इसका प्रूव हो गया कि डायमेंशन जो है इस वेक्टर स्पेस की 3 है, और उसकी बेसिस जो है वो L1 L2 L3 है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, दूसरा जो चीज कही गई है कि डिटरमाइन अ बेसिस फॉर V सच दैट L1 L2 L3 इज इट्स डुअल, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने V की बेसिस फाइंड आउट करनी है इस तरह से कि L1 L2 L3 जो है वो उसकी मतलब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो V की बेसिस है वो निकाल, और उसको निकालने का तरीका क्या है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। ये वो फॉर्मूलाज है, उनकी मदद से हमने ये निकालना है, तो वो उनको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास सपोज के P1 ऑफ x, P2 ऑफ x, P3 अब V जो क्या है, V इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स। V की बेसिस हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए 3 आर्बिट्रेरी हमने एलिमेंट ले लिए, P1 P2 P3। तो सपोज दिस इज बेसिस ऑफ V, ठीक है, सच दैट L1 L2 L3 इज इट्स डुअल बेसिस। क्वेश्चन अब देखें क्या लिखा हुआ था, डिटरमिन अ बेसिस ऑफ V सच दैट L1 L2 L3 इज इट्स डुअल बेसिस। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सपोज P of x1 P of x2 P of x3 इज अ बेसिस ऑफ V सच दैट कि ये उसकी डुअल बेसिस है। तो ये सपोज कर लिया, V के एलिमेंट जो है वो P, ये आपके पास 3 पॉलिनोमियल्स। अब वो डेफिनेशन यूज करें जो कि हमने ये यहाँ पर प्रूव ये लिखी हुई है, ठीक है, कि L1 ऑफ L, ये वहां पर यहाँ पे F है वहां पे L है बस, तो ये इसको आप यूज करें। तो L1 ऑफ P1 दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, आंसर 1 आ जाए। यहाँ पे दोनों का जो कोएफिशिएंट है ये सबस्क्रिप्ट डिफरेंट है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास L2 ऑफ P1 है दिस इज इक्वल टू 0। तो L2 ऑफ P1 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो L2 की डेफिनेशन क्या है कि आप क्या करते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें वैल्यू जो है वो T2 पुट कर दें। इसका मतलब T2 क्या है, दिस इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल P1 ऑफ x। जब पॉलिनोमियल किसी भी रियल नंबर पे 0 आंसर दे तो वो उसकी रूट बन जाता है। इसी तरह से L3 ऑफ P1 भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इन दोनों का सबस्क्रिप्ट डिफरेंट है, तो ये 0 होगा बाय डेफिनेशन, डुअल बेसिस की ये डेफिनेशन होती है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं, अब ये P1 ऑफ T3 इज इक्वल टू 0, ये कैसे आया? अब हम L3 ऑफ P1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन L3 जो है वो उसका वो किसके इक्वल है, L3 ऑफ P L, ये हमने यहाँ पे स्टार्ट में देखें ये डिफाइन किस तरह से किया हुआ है, Li ऑफ Px इज इक्वल टू P ऑफ T है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो ये हमें पता चल गया कि T2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल P1 ऑफ x, और T3 जो है वो भी रूट है P1 ऑफ x की, ठीक है। तो P1 एक पॉलिनोमियल है जिसकी 2 रूट्स हमने निकाल ली, और P1 की डिग्री क्या है, उसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 है। तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं,
दो रूट्स है ना, तो रूट्स का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू एक्स माइनस टी टू इंटू एक्स माइनस टी थ्री। तो क्योंकि ये ऐसे ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि इसको जब आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो T2 और T3 इसकी रूट्स है। ठीक है, तो हमने पोलिनोमियल P1 जो है उसे फाइंड आउट करना। अब हमें उसके लिए अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरी हम डेफिनेशन को यूज करते हैं कि L1 ऑफ P1 किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। तो ये वैल्यू पुट कर दी 1, तो और L1 ऑफ P1 किसके इक्वल है, वो P1 ऑफ T1 के, दिस इज इक्वल टू 1। अब P1 किसके, P1 पोलिनोमियल हमने निकाल लिया, ये है आपके पास। तो इसमें x की जगह T1 पुट कर दें, तो ये वैल्यूज इज इक्वल टू 1, और यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर T1 माइनस T2 इंटू T1 माइनस T3। तो पोलिनोमियल जो है ये P1 x में अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और एग्जैक्टली इसी तरीके से P2 की वैल्यू आप निकाल लें और P3 की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर आप देखें कि हमने क्या यूज किया, सिर्फ P1 पोलिनोमियल यूज किया। अब एग्जैक्टली इसी तरीके से आप P1 की जगह यहाँ पे P2 रिप्लेस कर दें, उसे इक्वल टू 0 रखें, और उसी तरह से कहेंगे कि जो 1 है, क्योंकि ये L2 है ना, तो T1 इज द रूट ऑफ P2, उसी तरह से T3 इज द रूट ऑफ P2, और उसी तरह उसकी डिग्री, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस T1 इंटू एक्स माइनस T3, और फिर इसको यूज करें L2 ऑफ P2 इज इक्वल टू 1, और वहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यूज पुट कर देंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से P3 की वैल्यू निकाल। तो आप देखें कि आपने जो पोलिनोमियल है वो निकाल, क्योंकि T1 T2 T3 रियल नंबर्स हैं, गिवन होंगे, तो इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये पोलिनोमियल आ जाएगा। तो ये जो है वो बेसिस थी, इन बेसिस के कॉरिस्पॉन्डिंग ये बेसिस जो थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एक्सरसाइज है उसके बाद के एस जो है वो आपके पास बेसिस है, C3 की C जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रेज टू पावर 3 के 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन, और उसमें अल्फा 1 की वैल्यू दी गई है, अल्फा 2 की वैल्यू भी दी गई है, अल्फा 3 की वैल्यू भी दी गई। आपने डुअल बेसिस फाइंड आउट करनी। तो डुअल बेसिस को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, डुअल बेसिस में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो सपोज कर ले f1 f2 f3 इज द डुअल बेसिस ऑफ s, और उसको ये फाइंड आउट कर ले, वही जो फॉर्मूलाज हैं, ये f1 f2 f3 जो है आपने 3 बेसिस ले ली, और vi गिवन है, तो यहाँ से ये वैल्यूज निकाल लें इस थ्योरम की मदद से, f1 f2 f3 की वैल्यूज आ जाएंगी, और ठीक है, वो आंसर दिया गया, आपने वो सॉल्व कर लेना। और इसी तरीके से बाकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन 4 जो है वो बिल्कुल सिमिलियर है जिस तरह से हमने अभी एक क्वेश्चन किया, एग्जैक्टली सेम तरीके से है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, एग्जाम में भी इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ये इन एक्सरसाइजेज को आप अच्छे तरीके से कर लें।